अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ इस डिस्कशन में हमारे साथ अहमद अबू बकर साहब भी मौजूद रहते हैं। अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्शंस हो चुके, आज हलफ उठा लिया गया, आज वज़ीर आला नामज़द हो गए, आज वज़ीर आला ने हलफ उठा लिया, आज उनकी स्पीच आ गई, आज फलां जो सूबा है उसके जितने भी MPAs हैं उन्होंने हलफ उठा लिया। अभी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और KPK में ये अमल बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वफाक में भी ये अमल बाकी है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या ये सारी बातें हैं, ये सब एक तरफ हैं, लेकिन एक बड़ा अहम इशू है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं कर सका है। मखसूस नशिस्तों का ये झगड़ा है और हुकूमती इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद की जो नशिस्तें लेने के लिए वो मैदान में है। क्या कोई नया आइनी बहरान पैदा होने का ख़दशा है? नुखैज़ साहब, आपको याद होगा जब हमने क्लोजिंग की थी, हमारे पास टाइम चूँकि बहुत कम था, लेकिन हमने एक यही अहम टॉपिक जो है ये हम आवाम के लिए छोड़ के गए थे। और देखें आज ये जो है ये तमाम प्रोग्राम्स में तकरीबन सबसे पहले यही डिस्कस हो रहा है। और ये कल ही बता दिया था। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक मुश्किल और जो है वो बढ़ गई है खान साहब के लिए। ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि साहबजादा साहब जो हैं वो उन्होंने तो आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, फिर एक सीट तो होना लाजमी है, और फिर मखसूस नशिस्तों का भी वे ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले एप्लीकेशन नहीं दी हुई थी। तो ये इन तमाम मुश्किलात को अब आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरफ जा रही हैं ये सारी चीज़ें? आप शुक्रिया सुमेरा। असल में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो वकला हजरात हैं PTI के पास, जो ज़ाहिर बात है हमारे सामने उन्हीं का मौक़िफ़ आ रहा है ना। जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि वो कोई तैयारी करके आते हैं। यानी इससे पहले इसी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था, उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने सदर साहब के पास पहुँच गए थे, बिल्कुल, आप हमें हुकूमत बनाने की दावत दें। अच्छा, उनको नहीं पता कि ये हुकूमत बनाने की जो दावत है ये आइन में कितनी तब्दीली आ चुकी है। हाँ जी। ये मुशर्रफ ने ये शिक शामिल की थी कि सदर दावत देगा, उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद तो ये शिक खत्म हो गई हुई। बिल्कुल, अब तो ये सदर का इख्तियार ही नहीं कि वो किसी पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत उनके पास जाने की अच्छा, वो उनके पास गए, उनको बताने वाला भी कोई नहीं, उनका पूरा स्टाफ होता है, खुद माशाल्लाह इतने सीनियर वकील हैं। दूसरी तरफ इस तरफ आ जाए ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ जी, कोई बताने वाला नहीं था कि आप जिस जमात में शामिल हो रहे हैं उसके जो सरबराह हैं वो खुद आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए हैं जी, तो वो तो आज़ाद रुकन शुमार होंगे। वो कैसे? हाँ, ये वो जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी जी, जी, उसमें जब ये शामिल हुए थे उनकी एक सीट थी वहदतुल मुस्लिमीन, वो एक सीट थी मेरा ख्याल है। हाँ, एक सीट ही थी। जी जी, एक सीट थी। अच्छा, वो पार्लिमानी जमात कौन सी होती है? जिसके पास एक सीट भी। अच्छा, जिसके पास अगर सीट कोई नहीं तो वो तो फिर PTI भी है, खुद PTI भी है ना। वो इलेक्शन निशान पे इलेक्शन नहीं ना लड़ी। हाँ जी। तो वो जमात तो वो भी रजिस्टर्ड है, PTI भी है, तो फिर PTI में क्यों नहीं शामिल हो रही है? इसलिए कि वो पार्लिमानी जमात नहीं है, उसके नाम पे कोई सीट नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार जहां इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों में एक आज़ाद उम्मीदवार ये इनके भी हैं, साहबजादा साहब भी हैं। बिल्कुल सही है। तो ये पार्लिमानी पार्टी तब कहलाई। अच्छा, अब एक और सवाल पैदा हो गया, क्या इन हालात में ये उसको छोड़कर ये जो मुत्तहिदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इनको छोड़कर ये जा सकते हैं उधर वापस वहदतुल मुस्लिमीन में? जी जी जी। इस पे एक और मसला पैदा हो जाएगा कि ये फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो गई? बिल्कुल, यानी इधर से आप उधर चले गए, वो जो वक्फा था 3 दिन का, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला होगा। ये कानूनी मसला है, इसको जज्बाती मसला ना समझें। बिल्कुल सही। ये कानूनी मसला है, और कानूनी मसला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास पार्लिमानी वो जमात नहीं है, उनके पास कोई सीट नहीं है, तो इसलिए वो पार्लिमानी ये एक आज़ाद ग्रुप शुमार होगा, और आज़ाद ग्रुप को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। कानूनी मामला में फिर बता रहा हूँ, जज्बात में खेलेंगे तो जहाँ मर्जी चले जाएं, कानूनी नुक्ता ये है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें बड़ी है तो कानूनी पोजीशन, नुखैज़ साहब जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं इसमें पोलराइजेशन बढ़ रही है। नंबर एक बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि 2019 में KP के अंदर ये फैसला एक दफ़ा प्रेसिडेंट मौजूद है, ठीक है, कि फाटा से जो 3 अरकान आए, बिलावल आफरीदी हैं, शफीक आफरीदी हैं, एक और साहब भी हैं, तो उन तीनों की बुनियाद के ऊपर एक खातून की निशिस्त जो है स्पेशल सीट वो उन्हें अवार्ड की गई है, और वो सारे BAP पार्टी में शामिल हुए थे। उसका KP में कोई वजूद नहीं था, और वो इलेक्शन कमीशन में उससे पहले उन इंतखाबात से पहले रजिस्टर्ड भी नहीं थी। ठीक है, और फिर उन्होंने कोई ऐसी लिस्ट भी जमा नहीं कराई हुई थी।
یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوتا ہے اس میں آئینی پوزیشن ایک تو واضح ہے کہ وہ جماعت جو ہے الیکشن کمیشن کی لسٹ کے اوپر موجود ہو، دوسرا اس کا الیکشن سیمبل بھی موجود ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کیس میں سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں، اس کی طرف سے لوگ نہیں جیتے، یہ ایک علیحدہ سینیریو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تو ظاہر ہے اب ایک لیگل پوزیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے واضح ہو کر آ جائے گی، لیکن جس طرح کے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی اپنی بھی جو پوزیشن ہے وہ بار بار ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ آئین سے ہٹ کر ہے تحریک انصاف کے معاملے کو لے کر۔ یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہو گیا پاکستان میں، نتائج کو لے کر، فارمز کو لے کر، اور پھر فارم 47 کو لے کر، مخصوص نشستوں کو لے کر، چونکہ جو پوزیشن ابھی تک جو ریڈنٹنٹ ہے الیکشن کمیشن، اس کو لے کر تو ایک اور کرائسس قومی اسمبلی کے ایوان کے اجلاس کا شروع ہو گیا ہے، چونکہ جو یہاں انہوں نے فرسٹ پلیس پہ غلطی کی ہے، اس میں تاخیر کی ہے یا اس کو نمٹایا نہیں ہے، ہاں جی، اس سے پرابلم یہ ہوا کہ ایک آئینی بحران آگے پیدا ہونے جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے جو سمری ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ نوخیز صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو ارکان اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، تو اب پتہ نہیں یہ اس جماعت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا فلور کراسنگ کی شک ان پہ استعمال ہوگی یا نہیں۔ میرا خیال ہے اس میں آپ کوئی جو ڈائریکشن الیکشن کمیشن سے پہلے آئے گی، اس کے بعد اس پر دھند کلیئر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر الیکشن کمیشن اس کو ایک پارلیمانی جماعت کنسیڈر ہی نہیں کرتا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان ارکان کا جو اس میں شامل ہوئے ہیں یہ تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جماعت جو ہے اس کے پاس پارلیمانی سٹیٹس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ارکان شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر شامل ہو گئے تو پھر ان میں اب الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں بھی نہیں دے گا۔ بالکل، تو یہ سارا سینیریو ایسے تو نہیں ہو سکتا، یا تو سیٹیں مخصوص ملیں گی چونکہ کے پی میں یہ پریسیڈنٹ موجود ہے، اگر نہیں ملیں گی تو ظاہر ہے پھر فردر یہ کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور پھر اگر یہاں الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا تو پھر یہ جو ارکان ہیں ان کے سٹیٹس کے اوپر بھی ایک انہیں ڈائریکشن دینی پڑے گی، یا تو وہ اپنا پارلیمانی گروپ انہیں فارم کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ فلور کراسنگ تو پھر اس طرح سے میرا خیال رہے گی نہیں۔ تیسری اہم بات جو اس میں ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلا تھا، یہ بلے کے سیمبل کا نشان جو ہے، اس میں بیرسٹر گوہر نے یہ آرگیو کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ کل کو یہ جو بلے کا سیمبل اگر چلا جاتا ہے جو الیکشن کمیشن کی پلی ہے، اس کے مطابق اگر ہم جیت کر آ گئے تو ہماری مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا؟ ہم تو اب الیکشن میں چلے گئے ہوئے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جواباً کہا تھا کہ یہ جب معاملہ آئے گا، جب آپ جیت کے آ جائیں گے، بفرض محال اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ آ گیا تو تب ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ جو کرائسس در کرائسس ملک میں بڑھ رہا ہے، میرا تو سوال ہے ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ ترین عدالت سے بھی کہ آپ بھی خاموش ہیں، الیکشن کمیشن خود بھی خاموش ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سارے پروسیس میں جگہ جگہ پاکستان کے آئین کو نہ صرف پامال کیا بلکہ روندا ہے۔ 14 دن کے اندر فارم 45 لگانے ضروری ہیں ویب سائٹ پہ، وہ ابھی تک آپ کر نہیں سکے۔ بالکل صحیح ہے، فارم 45 کے نتیجے اور ہیں، 47 کے علیحدہ ہیں۔ 90 دن میں آپ نے تینوں جگہ الیکشن کرانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا الیکشن پورے ملک میں آپ ناکام ہوئے، آپ پنجاب میں ایک دفعہ ناکام ہوئے، وہاں 13 مہینے نگراں حکومتیں گزار گئیں، 90 دن کے لیے آئے تھے، یہی کے پی میں ہوا۔ تو آئین کی سنبھال یا آئین کی توقیر الیکشن کمیشن نے کب کی ہے کہ آپ انہیں اس کی تکلیف یا وہ پاسباں بن گئے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح سے آئین کی پاسبانی کریں گے۔ مجھے تو حیرت ہے ان دوسرے لوگوں پر جو ایک گرائے ہوئے سیاسی فریق کی سیٹیں لینے کے لیے آ گئے، جو اپنے آپ کو جمہوری بھی کہلاتے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ۔ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، چیمپئن ہے جمہوریت کے۔ ہمیں قمر دلشاد صاحب نے جوائن کر لیا ہے، ہم ان کا نقطہ نظر لے لیتے ہیں اس کے اوپر، بیکاز وہ زیادہ ویلڈ ہوگا، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ اچھا قمر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ اس وقت ساری سچویشن جو ہے نا وہ بڑی تذبذب کا شکار ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، جس کو جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی والے، اور مخصوص نشستوں کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے، ان کو ملیں گی یا پھر باقی جماعتیں جو ہیں وہ دعوے دار ہو رہی ہیں ان تمام مخصوص نشستوں کی۔ تو سر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا سلوشن ہے کہ آئینی قانونی طور پر؟ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو فیصلہ کرنا ہوگا جی، وہ ماضی کی روایت، ماضی کے فیصلے کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، جبکہ ماضی میں 2019 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو الیکشن کمیشن پاکستان کے اس وقت کے کمیشن نے، جس کے سربراہ سردار رضا صاحب تھے،
उन्होंने 3 सीटें बलूचिस्तान हमारी पार्टी को दे दी थी। अच्छा। उन्होंने अब ये देखना है कि वो वही सेम केस है जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला आ रहा है। तो इलेक्शन के पाकिस्तान ने वही फैसला देखते हुए फैसला करेगा। अगर फैसला इलेक्शन के पाकिस्तान ना भी किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके बारे में अहम जजमेंट देगी और तवक्को की जाती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिल जाएंगी। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक आज़ाद अराकीन इसमें शमूलियत इख्तियार की हुई है, चारों सूबों में की नुमाइंदगी। हम किसी के फेवर नहीं कर रहे, हमें तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन हो, जी। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हमेशा माजी के अपने ही फैसलों की रोशनी फैसले करती है। बिल्कुल। जब माजी में ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 3 नशिस्तें दे चुका है एक पार्टी को, तो उसी बुनियाद पर इनके हक में फैसला आने की तवक्को है। ठीक है। अगर ये फैसला उनके हक में तवक्को नहीं आता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जाएगा। अब ये बाकी ये कहना कि ये पार्टी जो है पार्लिमानी पार्टी नहीं रही, आइन और कानून में इसका जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक और सेक्शन 215 209 के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टी है 8-10 साल से। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी हो, पार्लिमानी पार्टी बन गई है जब तमाम के तमाम अरकान जो है उसमें शामिल हो गए। तो सर ये बताइएगा, पीटीआई रजिस्टर्ड जमात नहीं है? अगर पीटीआई के नाम से वो आना चाहिए। सैम्बल नहीं है, पीटीआई का नाम तो उसमें नहीं आएगा, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी कराएगी नहीं। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर जो अरकान में शामिल हो गए हैं। नहीं, आपने कहा ना कि क्योंकि रजिस्टर्ड जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो रजिस्टर्ड जमात, तो मेरे पूछने का मकसद था रजिस्टर्ड जमात तो पीटीआई भी है इलेक्शन कमीशन में। नहीं, वो जमात तो है रजिस्टर्ड पार्टी, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसका सिंबल वापस ले लिया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से। तो वो सेक्शन 215 के तहत वापस ले लिया। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके पास तो बाकायदा इंतखाबी निशान भी उसके पास अलॉट किया हुआ है और वो पार्टी रजिस्टर्ड के लिहाज से भी है, वो इंतखाबी निशान की हामिल भी है। और वो उसका जबकि तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। इन हालात को देखते हुए ये जमात जो है बाकायदा एक सियासी जमात है, सियासी पार्टी है, और ये आइन में कानून में नहीं लिखा कि जनाब कोई पार्लिमानी पार्टी होगी तो उसमें ख्वातीन के नशिस्तों का फैसला होगा। ये आइन और कानून में इसका जिक्र नहीं है। कंवर साहब ये बताइएगा, जिस पार्टी के पास इंतखाबी निशान ना हो लेकिन वो पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, वो पार्लिमानी पार्टी नहीं कहलाती? वो पार्लिमानी पार्टी इसलिए नहीं कहलाती, वो एक तो निशान से तबदील हो गई ना, तो पार्टी पार्लिमानी पार्टी नहीं रही ना। जब उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया तो उन्होंने आजाद अरकान की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, तो पार्लिमानी पार्टी ना रही। पार्लिमानी पार्टी वो होती है जिसमें इंतखाबी निशान भी हो और वो पार्टी रजिस्टर्ड भी हो। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो दोनों शर्त पूरी करती है। उसने इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाया, उसका इंतखाबी निशान भी मौजूद है, ठीक है, और उसका जो है पार्टी रजिस्टर्ड भी है। और किसी एक सीट पे जीतना ये कोई जरूरी शर्त तो नहीं? उसका कोई लाजमी नहीं है। उसमें ये आयन में नहीं लिखा होगा सीट नहीं है इसके पास तो हमें ख्वातीन के नशिस्तें नहीं दे सकेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अहमद अबू बकर साहब, बड़ी उन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने कहा ये आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप एक भी सीट नहीं जीतते हैं या आप पार्लिमानी पार्टी ज़ाहिर आप नहीं रहते हैं, अगर आप एक भी सीट नहीं जीतते हैं तो फिर आप मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते हैं। तो ये तो फिर एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात, उन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री का भी हवाला दे दिया कि इससे पहले भी इस तरह का एक केस आया था जिसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई के हक में जाएगा, ये मसला हल हो सकता है। देखिए जी, अभी अंदाज़ा तो हम उस तरह से कायम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट तो यही होता है, इदारे एक प्रैक्टिस देखते हैं जिस पर आइनी तौर पर कोई नया मंजरनामा बन जाए सॉरी, तो उसमें देखा यही जाता है कि माजी में क्या हो चुका है। ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि ये जिसमें सैंपल लिया गया था, जिस केस में 88 में भी ये मामला पीपल्स पार्टी के हवाले से हुआ था, लेकिन उनका जो सैंपल है उसको उस तरह से उसको अवार्ड किया गया था, उस जमात को उनसे छीना नहीं गया था। लेकिन इस केस में हमने देखा कि उलट फैसला आ गया था। ठीक है। तो बाज़ औक़ात आ तो जाता है,
लेकिन इससे क्राइसिस बढ़ेगा अगर इस तरह का फैसला आ जाता मेरा है। ख्याल है हम एक और लेकिन इलेक्शन एक और कमीशन बड़ा की जो अहम मोहब्बत पॉइंट ऑफ तहरीक व्यू भी इंसाफ हम से ले लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि आप भी ज़ाहिर है आज़ाद हैसियत से आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और अब फिर आप जीते, और यहाँ पर अब बहस ये छिड़ गई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक पार्लिमानी जमात नहीं है। इसके ऊपर ये बहस भी छिड़ गई है कि जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, वो पता नहीं आपको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उन नशिस्तों की दावेदार बन रही हैं और इस तरह की कुछ बातें भी चल रही हैं। तो आप इसके मुतालिक आइन और कानून के तहत क्या स्टेप्स ले रहे हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दो टेक्निकल चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करने की हैं। नंबर वन कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM, ये गुज़श्ता 7 साल से इत्तेहादी हैं और गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर भी हमने इत्तेहादी की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और जिसके अंदर मजलिस वहदत मुस्लिमीन की खातून मखसूस नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाई गई लिस्ट के मुताबिक MPA बनी। जी। इस मरतबा भी पंजाब के अंदर फैसला हुआ कि ये तीनों एलाइड पार्टीज पंजाब के अंदर बल्ले के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा करवाएगी वो लिस्ट एलाइड पार्टीज की लिस्ट कंसिडर होगी और उसके अंदर हमारी खातून का नाम भी मौजूद था मखसूस नशिस्त के लिए और MWM की खातून का नाम भी मौजूद था। ठीक है। तो ये जो पहली पोजीशन है इसके मुताबिक तो ऑटोमेटिकली हमारी उस लिस्ट को कंसिडर किया जाना चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई थी। ओके। अच्छा, दूसरी सूरत ये हो गई कि चलें जी, उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया बल्ले का निशान उड़ाने के बाद कि वो कंसिडर नहीं की जा सकती। अब दूसरी सूरत ये है कि हमारी जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक सेटलमेंट के जरिए उनके तमाम 87 मेंबर्स उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है आइन, एक है रूल्स एंड प्रोसीजर। जी। आइन ये कहता है कि अगर आजाद उम्मीदवार किसी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, मेरे अल्फाज को जरा गौर से सुनिएगा, वहां पर उन्होंने पार्लिमानी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की। आइन कहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उनको रिजर्व सीट्स का मखसूस कोटा मिलेगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन ये है कि हर वो जमात जो कि ड्यूली रजिस्टर्ड है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हुई हैं और उसे इंतखाबात के लिए सिंबल भी अलॉट हुआ है, तो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पूरा उतरती है। अच्छा, तीसरी सूरत अगर ये है इस सूरत में अब रूल्स एंड प्रोसीजर्स ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक अलहदा लिस्ट जमा करवानी थी। अब इसमें है ऊपर आइन है, आइन के नीचे रूल्स एंड प्रोसीजर है। अब रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर भी मैं एक्सेप्शन के दो मिसालें आपको पेश करता हूं कि 2018 में KPK के अंदर कुछ MPAs जीते और उन्होंने बाप पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। 19 में हुआ। हाँ जी, 19 में। उसमें लिस्ट जमा नहीं करवाई गई थी बाप पार्टी की तरफ से। बाप पार्टी ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, जिस तरह बिल्कुल हमने आज से एक हफ्ता पहले एप्लीकेशन फॉरवर्ड की इलेक्शन कमीशन से कि जी हमारे चूंकि MPs आ गए हैं आजाद, तो हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल उनके लिए मखसूस नशिस्तों के लिए जारी किया बल्कि उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की। इसी तरह 2018-19 के इंतखाब में ही पंजाब के अंदर अकलियतों की मखसूस लिस्ट जमा नहीं करवाई गई थी। इसी तरह की एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ किस जमात की तरफ से जमा नहीं कराई गई थी साहबजादा साहब? पाकिस्तान PTI की तरफ से जी। और उसके अंदर फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ना सिर्फ शेड्यूल जारी किया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें अकलियतों की अलॉट भी की। सो दैट प्रेसिडेंट इज देयर और ये को माजी से बहुत पुराना 70s, 80s, 60s का प्रेसिडेंट नहीं है, ये गुज़श्ता इंतखाबात का प्रेसिडेंट है। तीसरी चीज ये है कि आज जो माशाल्लाह पार्टियां अपीयर हुई इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, एक इंतहाई मज़हका खेज चीज ये है कि दरखास्त हमने दी आज से 7 रोज पहले कि हमें नशिस्तें अलॉट की जाएं
اور گزشتہ رات ہمیں پتہ لگا کہ 4 فریقین نے ہمارے خلاف کو کیس کر دیا ہے اور اسے آج صبح ہی نیکسٹ مارننگ صبح فرسٹ ٹائم 10 بجے ہیرنگ کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جب ہم وہاں پر کمرہ عدالت میں پہنچے، ٹریبیونل کے آگے پہنچے، تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ درخواستوں کی تعداد 4 سے بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ رات 2 ڈھائی 3 بجے کو 2 مزید درخواستیں آئیں اور اتنا فاسٹ اور سپیڈی جسٹس کا سسٹم ہے الیکشن کمیشن کا کہ انہوں نے رات 2-3 بجے آنے والی درخواستوں کو صبح 10 بجے ہیرنگ کے لیے فکس کر دیا۔ اب آج جو 6 درخواستیں ہیرنگ کے لیے فکس ہوئی ہیں اس میں ہماری درخواست نہیں ہے جو آج سے 1 ہفتہ پہلے کی جمع ہوئی ہے۔ بالکل جو درخواستیں کل رات اور لیٹ نائٹ 6 آئی ہیں وہ تو لگ گئی ہیرنگ کے لیے، تو ہماری درخواست کہاں پر گئی؟ صحیح۔ وہاں پر علی ظفر صاحب نے یہ دلائل دیے کہ یہاں پر چونکہ فاروق نسیم صاحب موجود ہیں MQM کی طرف سے، جو کہ واللہ عالم پتہ نہیں کہاں سے اپنا حصہ وصول کرنے آ گئے ہیں، ان کا تو حصہ ملتا بھی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اور وہاں پر پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، فاروق ایچ نائک صاحب تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کلیئر کریں، اگر تو آپ مال غنیمت میں اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں تو کلیئر کریں کہ آپ ایز اے پارٹی آئے ہیں، آپ انڈیویجولز کے پیچھے اور سسپیشیس کریکٹرز کے پیچھے چھپ کے یہاں پر ریٹ نہ کریں۔ اور اس کے بعد آج تمام پارلیمانی پارٹیز کو نوٹس بھی کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کل صبح کے لیے۔ تو دیکھیں ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر ہیں اور آئین میں اور 2017 کے الیکشن ایکٹ کے اندر ورڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے۔ دوسری ایک میں آپ کو اہم بات بتاؤں، میں دیکھیں MNA منتخب ہوا، میری جماعت کے 3 MPA منتخب ہوئے، ہمارے 22 کینڈیڈیٹس نے بلوچستان میں الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ یہ جو موصوف اعظم تارڑ صاحب فرما رہے تھے نا کہ جی سنی اتحاد کونسل کو عوام نے رد کر دیا، سنی اتحاد کونسل کا سربراہ اپنے نشان کے بغیر آزاد جیت کے بھی آ گیا ہے۔ وہ پچھلی مرتبہ اپنے نشان کے اوپر دوسرے نمبر پر تھا جب وہ 2013 کا الیکشن آ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ عظیم و شان انصاف یہ کیا گیا، چونکہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے تھے اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پنجاب میں بلے پہ لڑیں گے۔ رات 12 بجے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلہ اڑا دیا۔ آروز نے کہا جی کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، پارٹی ٹکٹ جمع کریں وغیرہ میں آپ کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دے رہا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کا ٹکٹ نہیں جمع کروا سکا، میرے باقی کینڈیڈیٹ ٹکٹ نہیں جمع کروا سکے، تو اب اگر میں جیت کے آیا ہوں، میں رجسٹرڈ پارٹی کا چیئرمین ہوں، میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نہیں کر کے آیا، تو وہ یہ کہنے کا اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے نا۔ وہ بجائے ایک قانونی آئینی بحث کرنے کے وہ ذاتیات کے اوپر اتر آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا طرز عمل غیر مناسب ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کا۔ ناظرین ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ابھی جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے میرے انالسٹ بھی جو ہیں وہ بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب الیکشن کوئی جو ہے وہ کانٹیسٹ کرے، الیکشن جیتے کوئی اور ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کوئی لینے چلے جائے، تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ کس منہ سے یہ سیٹیں مانگنے کے لیے چلے گئے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن بھی کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور اب ہم بات کریں گے ناظرین کے صدر مملکت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر جب انکاری ہوئے تو جو نگران وفاقی حکومت ہے اس نے ان کے جو اعتراضات ہیں اس پر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 91 اس کے تحت کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایوان اگر نامکمل ہو تو اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا۔ صدر جو ہیں وہ صرف اور صرف آرٹیکل 54 کے تحت ایک معمول کا جو اجلاس ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمول کا اجلاس نہیں ہے، یہ غیر معمولی اجلاس ہے، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ مخصوص نشستیں نہ ہوں تو بھی اجلاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور دیگر جو ہمارے سیاسی رہنما انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ ایک پیکیج ملاحظہ کیجئے پھر واپس آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے، کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے۔ الوی صاحب شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات الوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارے عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزالو کیا۔ عارف الوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے۔ امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ
ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। जो सदर का इलेक्शन है ये हम तमाम इलेक्शन से गुजर के सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर ज़रदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग फाइनलाइजेशन करेगा। सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। दूसरा हमें ये करना है कि सियासतदानों को एक दूसरा का इज्जत करने शुरू कर देंगे। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे। उनको जो असम्बली भेजी गई थी उनको ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतराज़ात लगा के वो फाइल वापस कर दी। और इतराज़ वही है जो लाहौर में भी इंडिपेंडेंट्स ने लगाया कि जी अभी हाउस कंप्लीट नहीं है। भाई हाउस जो कंप्लीट होता है वो उसका मतलब है जो नोटिफिकेशंस हो चुकी हैं वो हाउस के मेंबर्स होते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं किसी होगी वो हाउस के मेंबर्स नहीं है। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। अबू बकर साहब बात तो वैसे ठीक है कि आइन के तहत तो ज़ाहिर है 29 ही एक डेट बनती है जिस पे इजलास बुलाया जाना चाहिए, बल्कि उससे पहले भी वो बुला सकते हैं। ये दिन होते हैं, इन दिनों के अंदर आप इजलास बुला सकते हैं। और वो बड़ी एक अजीब सी वजूहात जो हैं वो बता रहे हैं कि इन वजूहात की बिना के ऊपर इजलास तलब नहीं किया जा सकता, और उसकी आइन और कानून जो है वो नफ़ी कर रहे हैं। देखें, हमें ना इसको सारे मामले को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। आइनी तौर पर तो जो पोजीशन है वो तो आइन के आर्टिकल 91(2) में वाज़े है कि सदर ममलिकत जो है जब डे ऑफ इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद 21 दिन में कौमी असम्बली का इजलास होगा और वो तलब करेंगे। और उसमें यह है कि 21 दिन से पहले भी वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सदर ममलिकत नहीं बुला सकते, इस पर कोई जुमला मौजूद नहीं है। लेकिन इसको ज़ाहिर है फिर इसकी आइनी तशरीह जो है ख़ास हालात में जब सूरत हाल इमर्ज हो जाएगी तो फिर एक नए चैलेंजेस आते रहते हैं, जो कि अब इमर्ज कर चुका है, आ चुका है। अच्छा। चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी जमात की जो मखसूस नशस्तें हैं उनका फैसला अभी तक नहीं हो सका। अभी तक बहुत सारी लिटिगेशंस भी चल रही हैं। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जहां तकरीबन 300 सूबाई सीटें हैं और जहां 141 कौमी असम्बली की सीटें हैं, वहां पर सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। इस रफ्तार से अगर आप फैसले करेंगे और अभी तक आपने फॉर्म 45 भी नहीं डिसाइड किए या अपनी लिस्ट पे भी नहीं लगाए, वेबसाइट पे भी नहीं लगाए, तो इस सारे में अचानक फिर ये क्यास तो बढ़ेगा। एक नई सूरत हाल तो बन चुकी है। फिर इसमें यह कहना कि स्पीकर इजलास बुला लेंगे, उसमें आइन का आर्टिकल 49 जो है वो वाजे है कि स्पीकर भी अगर इजलास बुलाएगा तो वो कंडीशंस हैं उसमें। ठीक है, उसमें एक यह है कि सदर ममलिकत इस्तीफा दे दे, या सदर ममलिकत दुनिया में ना रहें, या सदर ममलिकत बैरून मुल्क रुखसत पे हों, या उनको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो। इस सूरत हाल में भी ये इख्तियार जाएगा असम्बली का इजलास बुलाने का चेयरमैन सेनेट को। वो अगर ये सदारती इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्पीकर की तरफ जाएगा। अगर ऐसे स्पीकर इजलास बुला लेगा तो कल को फिर फर्दर लिटिगेशन होगी और ये फिर कोर्ट में चैलेंज होगा। जैसे हमजा शहबाज शरीफ के वक्त हलफ उठाते हुए उस वक्त के गवर्नर सरफराज चीमा ने हलफ नहीं लिया था तो वो हाई कोर्ट में गई थी PMLN, वहां से डायरेक्शन मिली थी तो स्पीकर कौमी असम्बली ने उनका हलफ लिया था। अदरवाइज ये सारा काम नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इनका फैसला करना चाहिए सीटों का, ताकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने वाली बात भी खत्म हो जाए। लेकिन इनके प्लान असल में लंबे चौड़े हैं। वजह नहीं है ना, सीटें इस चीज की वजह नहीं है। नहीं, वजह है ना, इलेक्टोरल कॉलेज बज़ाहिर तो मुकम्मल नहीं है। मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात इमर्ज कर गई है सीटों में कौमी असम्बली में, उसके पास मखसूस नशस्तें ही नहीं है, उसका कोई फैसला नहीं किया जा रहा। आप फैसला उसके खिलाफ कर दें, कर तो दें, ताकि सदर ममलिकत के पास कोई जवाब ही न रह जाए। वैसे ये सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है। नहीं, अब ये तो जवाब नहीं हम दे सकते। मैं बोल लूं सुमेरा, नुकैब साहब ये तो कह रहे हैं कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना कि नशिस्तें जो है वो ना हो तो आप इजलास ही नहीं तलब कर सकते। कुछ चीजें समझ लें। अब एक नई सूरत हाल इमर्ज कर गई है ना। अबू बकर साहब इजाजत देंगे तो मैं शुरू होऊंगा ना। अपनी बात मैंने मुकम्मल सुन ली और आपको ये शिकवा तो नहीं हुआ कि मैं दरमियान में बोल रहा हूँ। अब जरा मेरी सुन। ये जो आइन की तशरीह अबू बकर साहब बता रहे हैं ना 91 सब आर्टिकल 2 की,
तो ये पुरानी बता रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद वाली बताएं। ठीक है, अब ताज़ा सूरत हाल में जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा, ठीक है, शैल भी, लाजमी होगा। लाजमी होगा, बिल्कुल सही। सदर चाहें तो वो इजलास कुछ दिन पहले कर सकते हैं, वो 20 को बुला लें। मैंने अर्ज किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब 29 को होगा यानी 21वें दिन होगा तो वो इजलास सदर के बुलाने से नहीं होगा। ओके, वो लाजमी है। ये बात लिखी नहीं हुई, ठीक मैं हो। तो बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। ये तो पुरानी चीज बता रहे हैं ना। उसमें लिखा हुआ है 18वीं तरमीम के बाद जो ये आइन में शामिल हुआ है कि सदर बुलाएंगे इजलास, और यानी पहले वाला इजलास बुला सकते हैं। अदरवाइज 21वें दिन, इलेक्शन के बाद 21वें दिन इजलास ऑटोमेटिकली लाजमी बुलाया जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक वहां सब हाजिर होंगे। और ये कहना कि वहां ये इस सूरत में होगा कि सदर बीमार हों, या ये तो पहले की चीजें हैं, 18वीं तरमीम के पहले की चीजें हैं ये सारी चीजें, ठीक है। कि सदर उस सूरत में हल्फ नहीं ले सकेंगे या इजलास नहीं बुला सकेंगे, बीमार शिमार, 18वीं तरमीम के बाद वाज़ेह है ये आर्टिकल। दूसरी बात, अब ये कहना कि जी वो ये तो खिलाफ आइन होगा, वो मैंने आपको बता दिया खिलाफ आइन नहीं है। फिर ये कहना कि जी सदर क्यों नहीं इजलास, अब आपके ज़हन में भी सवाल पैदा होगा, सोचा होगा आपने कि सदर क्यों नहीं इजलास बुला रहे। जी, जी। सदर साहब असल में जफ्फा डालना जा रहे हैं दोबारा पीटीआई को। ठीक है, अच्छा। 100% सियासी सदर है, और उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान, अब तो खैर वो रहे भी ना, वो भी एक किस्म के निगरान सदर ही हैं। नौखे साहब, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर जानिबदार है। मैं सर उसका भी देता हूँ जवाब, मेरी बात तो नहीं कंप्लीट नहीं, देखे ना, ये एक चलिए, बहस पहले यहाँ से सदर निकल का- रही है, अगर अगर जिन हम- नताइज से क्राइसिस खड़ा हुआ है मैं उसको आपको तो बोल आप रहा हूं। बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे पहले हैं। हम सदर साहब का इलेक्शन डिस्कस जिन कर माहौल लेते में हैं। बात हुए करूंगा तो फिर समझ सदर जाएंगे। ममलिकत ने तो ये भी कहा था कि 26 बात 26 करूंगा तो नवंबर को समझ इलेक्शन आएगी। कराएं, बात 90 करूंगा दिन तो पूरे हो गए। बात करूं, उसमें तो बड़ी कहा गया कि सदर ममलिकत उस होते कौन 90 हैं? दिन के इलेक्शन ये बात करने वाले उस 90 दिन के इलेक्शन से पहले कदम इत्मीद आई थी, वहां आइन का क्या हशर किया था वो भी याद है। बिल्कुल तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने आप हेल्ड कर दिया था नहीं, ना। सुपर अब भी कोर्ट तो ये इंटरवीन कर भी ले। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आर्डर। कोर्ट इंटरवीन कर ये बात सुनो, कोर्ट ने इंटरवीन किया ना, इलेक्शन हुए, कोर्ट ने इंटरवीन किया, क्या जवाब? आईनी खिलाफवर्जी तो हो गई ना तो सर। वो नहीं हुई, नहीं हो गई ना वो नहीं हुई आइन की खिलाफ सर, वर्जी। उससे पहले पंजाब में भी हो गई, उससे असेंबली पहले नहीं तोड़ी, केपी में भी हो गई। असेंबली अभी हो नहीं रही। तोड़ी, इस तरह कहा ना नहीं, करें ना स्पीकर ने सर। रूलिंग नहीं आपको दी। जो चीज पसंद आती है तो वो सर, तो मेरी ठीक बात है। सुन लेना, सदर ममलिकत को कोई इख्तियार ये नहीं है। मुद्दा आप पे इस तरह फिट आ रहा है कि आपको जो चीज पसंद आ रही है पिछली वो डेट मिटा के और उस डेट से शुरू हुए जो आपके मतलब की सर, ये पाकिस्तान की पिछले 16 महीने की सियासी तारीख उठा के देख 16 महीने में 18 में जाऊं तो यहाँ तूफान बर्पा कर जो देते हैं। आपके सियासी रवैये हैं, जिन मामलात में जो- इलेक्शन हुए हैं, हाँ। ये जैसे बल्ले का निशान छीना गया है। छीना कहां से गया या है? जिस तरह से ये आप अजीब, ये- आपने लॉजिक बनाया, या छीना जिस गया है। तरह से आपके ये वकील जिस वहां तरह खड़े से- थे ना, उनके पास जिस कागजात, तरह से आप ये आपने मखसूस बल्ले का नशिस्तों मामला निशान है। खुद मतलब छिनवाया। पाकिस्तान की सियासी जमातों को बल्ले का शर्म निशान नहीं आती छीना आइन नहीं की किसी बात ने करते आपसे। हुए। आपके ये पास बल्ले गिरी का हुई सियासत- निशान- एक ऐसा फरीक जो सुन तो बिल्कुल ले। गिर चुका है, मेरी बात जो तो सुन। दीवार में जिसको लगा दिया है, जो बंद गली में है, उसकी सीटें लेने पहुंच गए। सुन ले, सुन ले। ये आइन की बालादस्ती की बात करते हैं सर। अब जज्बाती बात करनी नहीं, है जज्बाती बात तो नहीं फिर है ना मेरी सर। सुनेंगे तो जज्बाती बात आइन करेंगे इनको सूट नहीं करता सर। इन्होंने सुमेरा, मैं इन्होंने- इनकी सुन लेता हूं। इन्होंने और बताएं। पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बनाने के लिए इन दो बड़ी सियासी चले- जमातों ने चले इसलिए हम- 16 महीने से इसलिए कंधा हम- पेश इसलिए किया हम है। पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना बोलिए, आप आइन की बात कर रहे मैं- हैं जी और- जी और जी अबू बकर साहब को टाइम दे इनको नहीं, सूट नहीं करता हो गया, हो बोलने गया। दें, ये नहीं, स्टेटस कोई को बात की जमातों को जी, जी, आइन जी, नफीस आइन तो है नहीं पाकिस्तान में। नुखैर साहब, नुखैर साहब प्लीज। बस बल्कि कानून एक ऐसा पास होना चाहिए कि इजलास के साहब, बगैर टाइम शहबाज कम है, शरीफ हम- साहब को प्राइम हम मिनिस्टर नुखैर बना साहब को देंगे। नहीं, मैंने नहीं एक बोला। ऐसा कानून बना और सब्र करे सुमेरा। नुखैर साहब को अबू बकर point साहब of को view, बोलने अगला देना। point दुरुस्त बात है सर, एक ऐसा कानून बना सर, लेते हैं। अपनी इनके बात पास खुद जवाब दुरुस्त ना नहीं कहें है। आप और बोलें। उनके पास जवाब होगा ना। नहीं, सुन मेरे लेते पास कहाँ जवाब है हैं। मुझे। नहीं, नुखैर साहब प्लीज। अबू बकर साहब आपने बोलना है। जी जी महसूस जी नहीं किया जी कि आज है, आज जी है। जी सर मैं महसूस नहीं कर रहा, मैं तो जनाब को मौका दे रहा हूं। जी, प्लीज, आप बोल लें। उसकी जी, वजह यह है कि जब लॉजिक नहीं होती तो फिर जज्बात होते हैं। नहीं, ये लॉजिक है ना सर। ये जो नहीं, आपने आप लॉजिक देखा है, नहीं- आप- ये माजी में जो कुछ होता अब रहा मैं है, फिर बोलने लगा, आप फिर आप इसको हरफे गलत कह के मिटा सकते हैं सर। मैं मिटा सकता हूं, मैं बता रहा हूं सुनने तो आपको। देना, सुनने तो आप देना, जब सुनने सुनेंगे दे, नहीं- सुनने दे। सर प्लीज मैं फिर बोलूं सर। जी, अब मैं प्लीज, बोलूं कि ना बोलूं? बोलो बोलो। ये अगर आपने काटा मैं वही चुप कर जाऊंगा, आप बोलते रहे। जी 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 बात नुखैर नहीं साहब जी। बात यह है कि ये कहना कि ये चीज आइन है और हमने ही आइन की पासदारी की है, या तो ये बात करें ना कि सबने आइन की पासदारी नहीं की तो तब भी बात समझ आती है। हैं? खड़े होके कहना मजमे में कि आइंदा 2014 का धरना याद है सुमेरा आपको? जी, बिल्कुल। जिसमें क्या कहा गया था, बिजली के बिल जला जी। दें, आइंदा हुंडी के जरिए भेजा करें पैसे। जी, बिल्कुल। ये किसने कहा था? सिविल नाफरमानी की तहरीक का किसने ऑर्डर दिया था? जी, बिल्कुल। ये वो हैं जो पाकिस्तान के हमायती हैं,
آج یہ باتیں سنا رہے ہیں کہ جی وہ فلاں نے آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں اور چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں انہوں نے کہا جی کسی کی نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی, بالکل ایسا ہی. کھڑے ہوئے جی اس کے خلاف. نہیں وہ آپ پھر بول پڑے, تو نہیں تھے نثار صاحب, آپ پھر بول پڑے. وہ آئینی عہدیدار تھے, چیف جسٹس تھے, ان کے خلاف جو بن پڑا سیاسی جماعتوں نے کیا. تو پھر آج کے چیف جسٹس کے بارے میں مجھے بھی تو بات بولنے نہ دیں. کریں. چیف جسٹس کے بارے میں وہ اپنی مرضی سے فیصلے لے رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ بول لیں, صاحب نے ابھی آپ نے کہا, ایک منٹ سر میں آپ کیسے اپنا بات پوری point لکھ کروں؟ اب لیجئے. ایک منٹ کر کے آپ میری ساری بات کاٹ رہے ہیں. موجودہ چیف جسٹس میں نے صاحب پورا نے پوائنٹ فیصلہ لیا ہے نا, ساری بات سنیں نا, پی ٹی آئی نے کچھ بگاڑا تو بات تو آپ اپنا پوائنٹ لکھ لیجئے, ہم بعد میں آپ کا آپ تو پوائنٹ لیں گے. سکنجی بنتی ہوئی پینے لگ جاتے ہیں. شربت بنے آدھا گلاس پھاڑ کے تو میں نے فٹافٹ میرے پیاس لگی. روزے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, عصر کے وقت نہ توڑے روزہ, صبر کریں, مغرب آئے گی, اذان ہوگی, اس وقت روزہ کھولیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ قبیلے دیاں ٹکرا ہوندیاں نے حضور. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آئین کے دیکھیں نا, ساری بات جو ترتیب سے آ رہی ہوتی ہے اس میں ساری ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو لاجک سے سنیے گا بات. یہ جو کہنا کہ صدر محترم جو ہیں وہ تو یہ تو اب آئین کی بات کرتے ہیں فلانا, بھائی اس وقت جو آئین ہے, اس وقت جو قانون ہے, اس کے مطابق صدر مملکت یہ اجلاس نہیں بلا سکتے. وقت سے پہلے بلا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتے. نمبر 1. پھر آج آپ نے ایک بات سنی ہوگی وہ معافی والی بھی, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے سامنے آیا کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ صدر مملکت سے رؤف صاحب کے تھرو آئی بات کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے. واہ, یہ گویا ایسے ہے کہ صدر مملکت تیار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو معافی مل جانی ہے اور آپ نے کہہ دیا جی میں نے نہیں معافی لینی, اور پھر اس پہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کتنی بہادری کا مظاہرہ ہے. یہ نواز شریف صاحب کو جب سزائیں ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہے سمیرا کون صدر تھے؟ جی سر, ممنون حسین صدر, صدر ممنون حسین. ان سے لی انہوں نے معافی. کیا کہا جائے, بہادر ہے کہا جائے نا پھر. بالکل صحیح. اچھا, اپنے طور پہ کہہ دینا کہ جی صدر معاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ جو آرٹیکل ہے نا 45, جی یہ اب پھر 18ویں ترمیم پہ آئے ہیں. میں نے پھر وہی کہا, آئین اس وقت سے پڑھیں جب آپ نے 18ویں ترمیم کر دی. ٹھیک ہو گیا. پرانی کاپیاں اگر پڑی ہوئی ہیں گھر میں ان کو جلائیں. ٹھیک ہو گیا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہے کہ صدر کے 2 اختیارات ہوتے ہیں ہمارا, ثواب دیدی, غیر ثواب دیدی. ٹھیک ہے, مشروط, غیر مشروط. جو ثواب دیدی اختیارات ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ وہ کسی کی سزا معاف کر سکتے, غیر ثواب دیدی میں. ٹھیک ہے, لیکن غیر ثواب دیدی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں وزیر اعظم کی رضامندی لازمی ہے. وزیر اعظم مشورہ دیں گے کہ آپ ان کی سزا معاف کر دیں. آگے سے صدر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار دوبارہ آپ ذرا غور کر لیں, ان کو معاف کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور پھر وزیر اعظم کا ہی مشورہ ہوگا, ایون کابینہ بھی اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور ان غیر ثواب دیدی اختیارات میں ایک چیز پھر یاد رکھیں, اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو سزا معاف ہوگی, کنوکشن معاف نہیں ہوگی. غور کر لیں, سزا معاف ہوگی, کنوکشن معاف. اور سزا کون سی معاف ہوگی؟ جس پہ عدالت جو زیر سماعت نہ ہو, عدالت کا فائنل فیصلہ آ چکا ہو, یعنی کہ آپ سمجھ لیں گویا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. جی جی بالکل صحیح. تو یہ تو خان صاحب کے تو سارے کیسز زیر سماعت ہیں, انہوں نے آگے کیے ہوئے ہیں نا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, کوئی سپریم کورٹ میں ہے. زیر سماعت کیسز پہ تو سزا نہیں ختم ہوتی, آپ تو ان کیسوں کی سماعت کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس بنیاد پہ محض نمبر بنانے کے لیے یہ جملہ آگے لڑکا دینا کہ انہوں نے کہہ دیا جی مجھے کوئی معافی نہیں چاہیے. پہلے دیکھ تو لیں کہ معافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. تو مائک میں دیتا ہوں اب ابو بکر صاحب. جی ابو بکر صاحب. نخیل صاحب, یہ ایسا مفروضہ ہے جس پہ آپ نے اتنی دیر بات کی ہے. میں نے تو کی نہیں یار, اتنی دیر آپ بولتے رہے, معافی مانگی, نہ کوئی ایسی سمری گئی کہیں سے, نہ موو ہوئی, نہ صدر مملکت کو اپنے آپ کو انہوں نے ہاٹ واٹر میں ڈالا, اور نہ سزائیں معاف کی انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے اس وقت اپنے مقدمات کو لے کر, جس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کی پارٹی میدان میں موجود ہے, اور جس ماحول میں الیکشن ہوا ہے, تو میرا خیال ہے ایک ایسی قیادت کے اوپر یہ پھپتی جو ہے وہ اس طرح سجتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ جتنے بڑے بہادر ہیں ہمیں پتہ ہے, یا وہ خام خواہ بہادری کے چیمپئن بن رہے ہیں. نہیں یہ نہیں کہا. آپ اس کو ریورس کر کے دیکھیں, سن لیں میرا جملہ, سن لیں دوبارہ. میں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ 2017 میں جب ان کو اس معاملے میں زیر بحث نہیں ہے نا. اصل میں چونکہ عمران خان صاحب کی بات ہے, مثال تو ادھر ہی بنتی ہے نا, کیونکہ آپ کی ساری مثالیں انہی کو. میں یہ کہہ رہا ہوں خام خواہ یہ کہہ دیا گیا ہے, سن لیں جملہ سن لیں, اس میں ایک لائن کا جملہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ درخواست نہ انہوں نے دی ہے,
ना भी गई है। और ये जो हमें बताया जा रहा है ये खामखा का एक जुनून पैदा किया जा रहा है कि गोया उन्होंने कहा। उन्हें बहादुरी का चैंपियन बनने का शौक नहीं है, जिस तरह वो केसेस उनके खिलाफ हो रहे हैं, क्यों कहा है? जिस तरह से वो फेस कर रहे ये हैं, इस जुमले के बाद जिस तरह मुल्क इस में जुमले के उनकी बाद सोशल मकबूलियत है, मीडिया और लोग जो कह रहे हैं मेरा ख्याल है वो कि उन्हें बहादुरी का उन्हें- चैंपियन ही साबित वो कर रहे हैं। ऑलरेडी चैंपियन है बहादुरी के। पाकिस्तानी हाँ कितनी- हमने पाकिस्तानी सियासतदानों को जेलों के अंदर से स्टेटमेंट हमने है सिर्फ। अस्पतालों में जाते हुए देखा है, स्टेज लेते हुए देखे हैं, पैरोल पर रिहाइयां देखी हैं, हाँ। हमने अस्पतालों में इलाज करते हुए देखे हैं, और हत्ता के बैरून मुल्क 4-4 साल जाते हुए देखे हैं। वो दिन आप मत भूलें। इमरान खान साहब ने अभी कोई इस तरह की कोई रियायत नहीं ली। ठीक है। उनके बारे में कहा जाता था, लोग गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि वो एक दिन नहीं निकालेंगे। अब देखें उन्होंने 200 से ज्यादा दिन निकाल लिए। ठीक है। पूरी ग्रेस के साथ उन्होंने अपनी सजाएं जो आई उसको वो फेस कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो तेज तरीन ट्रायल हो रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान के इस तरह से यार ये अदालती कंडक्ट नहीं किया गया। ये तेज ये 36 घंटों में फैसले, आपने 12 घंटे, 5-6 साल पहले ये तेज देखना पूरे दिन की समात, 12 घंटे की, 14 घंटे की, अभी इस एक दिन में अच्छा, फैसला, अगले दिन फैसला, हैट्रिक हो रही है। ये ऐसा कब हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है? जी जी नुखसा साहब, ऐसे तो जवाब ना देने पे मेरा मुझे एक आपसे और सवाल फैसला है। आ रहा है बाय द वे, वो आप ज़हन में रखिएगा, वो 190 मिलियन पाउंड वाला, और वो अगर केस अबू बकर साहब बता दें तो मैं दुआ करूंगा कि उस केस में खान साहब को सजा ना हो। लेकिन अगर ये इनको केस बता दें तो अच्छा सही सही बता दें केस है क्या। अच्छा नुखैस साहब, नशिस्तों वाला मामला हल क्यों नहीं कर देते? क्योंकि हम बार बार बात यही कर रहे हैं, वो साहबजादा साहब भी यही कह रहे थे कि इतने दिनों से जो हम लोगों ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो लग नहीं रही हैं। जो रात को 2:30-3 बजे एप्लीकेशन लगी हैं वो सुबह उनकी हेयरिंग भी हो रही है। तो ये मामला जल्दी हल करें ताकि मैं आपको बताता हूं, देखें ये यकतरफा बात होती है जिंदगी में, कभी भी यकतरफा फरीक की बात सुन के आपने यकीन नहीं करना, आप उसको काउंटर चेक करें। ये जो उन्होंने 2019 वाली बात की केपी की के उसमें और पंजाब वाली के जी उस वक्त भी ऐसा हुआ था, बाप पार्टी वाला मामला, उसमें नशिस्तें दे दी गई थी। इसको मुझे स्टडी करने दें, मैं इस वक्त कोई जुमला कहने की पोजीशन में नहीं हूं। काश उनका जिक्र भी 18वीं तरमीम में हो। कल मैं सर सुन तो लेना, जी 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 प्लीज। आप सारा हजूरे वाला जुमला मैं कह रहा हूं, उस जुमले में आपके खिलाफ कोई बात नहीं जा रही। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुझे पढ़ लेने दें, मैं पढ़ के उसके बाद मुझे इत्मीनान हो जाए कि जो मैं बात करने लगा हूं वो मैं लिखी हुई पढ़ी हुई देखी है, उसमें वजन है, तो तब मैं कल बात करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें शक है इसमें कोई ऐसा लूप होल है जो हम मिस कर रहे हैं, जो हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर कल ये बात ऐसे ही हुई तो मैं इसकी हिमायत करूंगा, कल अगर ऐसी अगर ना हुई तो फिर मैं वो पॉइंट आप। अच्छा, हमने जो प्रोग्राम में बीपर लिया ना, उसमें हामिद रजा साहब जो है साहबजादा, वो कह रहे थे कि वो पंजाब का हवाला भी दे रहे थे अक़लियती नशिस्तों का। हाँ, लेकिन अगर ऐसे प्रेसिडेंट हैं, अगर वो हम वेल स्टडी कर लेते हैं, अगर ऐसे तो मेरे ख्याल ये अच्छी बात है। मैं एक बात बताऊं सुमेरा, मैं अबू बकर साहब की दानिश और इल्म का कायल हूं, ये ज़हन में रखिएगा। ये एक पढ़े लिखे महज़ब और दलील से बात करने वाले इंसान है। सो इनके सामने जब मैं ये बात करता हूँ, मैं सुने ना, हमारे यानी जारी बात है साफ़ी है ये भी, तो हमें बात दलील से करनी है, उससे जज्बात से नहीं करनी। तो जब तक हमारे सामने एक्चुअल पोजीशन नहीं होगी, अगर तो ऐसा ही है साहब, अगर तो ऐसा ही है फिर तो मसला कोई नहीं है ना, खत्म होना फिर तो डेडलॉक ही खत्म हो जाएगा और ये सारा मसला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो प्रेसिडेंट जो ये कह रहे हैं उसको सिर्फ एक दफा करनी ठीक हो गया, ये हम देख लेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे, अब दोबारा से फिर बोलना शुरू हो गए। वो खामोश क्यों हुए थे वो भी आप जानते हैं, अब दोबारा क्यों बोलना शुरू हो गए वो भी हम जानते हैं। कितने सख्त अल्फाज हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इरादे क्या हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो वाकई गुस्से में है या फिर दूरअंदेशी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर हैं वो भी रोएंगे और जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा सुनते हैं, फिर वापस आके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नतायज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। ये वैसे अबू बकर साहब इनका दुख भी सुनने वाला ही है। आजकल सबसे ज़्यादा दुखी जो है वो मौलाना साहब ही हैं। ज़ाहिर है मौलाना साहब को इस डील से बड़े बुरे तरीके से निकाल दिया गया, उनका दुख तो सुनना बनता ही है।
क्या कहेंगे? नहीं देखिए सर, जो इलेक्शन के जो नताइज हैं उनके ऊपर तो वो बहुत दुरुस्त कह रहे हैं कि जो नताइज आए हैं, लोग सोए हुए थे, इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे, उनको जाकर नोटिफिकेशन फॉर्म 47 के थमाए गए हैं, जी। तो उससे तो फिर स्टेबिलिटी तो नहीं आनी। वो यही कह रहे हैं कि जो ऐवान में चले गए हैं वो रोएंगे, सिस्टम आगे चलने वाला नहीं है, क्राइसिस बहुत बड़ी है, गेट अलॉन्ग का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। सियासी जमातें अगर पोलराइजेशन ख़त्म करना चाहें तो क्या वो इस तरह से एक फरीक की जो मखसूस नशस्तें हैं, हाँ जी, उनको क्लेम करने के लिए चली जाएंगी? इसलिए कि कल को अगर प्रेसिडेंट मुंतखब करवाना पड़े तो रिकॉर्ड वोट्स हैं। हमारे पेश नज़र ये है कि हम रिकॉर्ड वोटों से जीते आईनी ओहदों पर बैठे हैं। आप आराम से बन सकते हैं, आराम से प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, आराम से सदर बना सकते हैं। आपको ज़रूरत क्या है? आपको इस तरह की कोयलों की दलाली में जाना क्यों है? तो जो सियासी जमातें पोलराइजेशन को मजीद बढ़ावा दें जी जी, और वो इक्तदार में आए इस तरह के फिक्टिशियस नताइज के ऊपर, तो ऐवान में जाकर रोएंगे, हालात बेहतर तो नहीं होंगे। ठीक है। जो ताकतवर और पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि ठीक है। इस तरह के लोग आए जिनकी साख ना हो, ठीक हो जिनसे जमहूर जुड़े हुए ना हो, आम आदमी जिनसे खुश ना हो, और उनसे बड़े बड़े फैसले ले लिए जाएं ताकि मुल्क में क्यास और बढ़े और गाली पाकिस्तान का सियासतदान जो है उसका बोझ उठाए। ठीक हो गया। 88-85 से उठाता आ रहा है, अब तो ये अपने नुक्ता अरूज पे पहुंच गया है काम। सियासतदानों को खुद कोई होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है। मौलाना साहब मुझे लगता है इस वक्त दुरुस्त कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। पीटीआई के साथ उनके 1000 डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। हैं, लेकिन जिन हालात में और जैसे इलेक्शन के नताइज की कल्मिनेशन हुई है, वो दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी इससे। नखीस साहब, नताइज के फौरी बाद आते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं मौलाना साहब, फिर कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं और उससे भी बड़े बड़े धमाके करना शुरू हो जाते हैं। खामोशी की वजह, दोबारा बोलने की वजह क्या हो? मैं बताता हूँ, और वजह बताने से पहले फिर मैं अबू बकर साहब से इजाजत लूंगा। नहीं सर, हजूर, आप बोलेंगे तो नहीं मेरी शो है नोखेस बात। भाई, आखिरी वक्त चल रहा है, किसका? प्रोग्राम का ही आखिरी वक्त चल रहा है। मुझे अबू बकर साहब की वो दहशतज़दा आवाज सुन के लग रहा है मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। सर, हम आपको नहीं रोकते। जी जी आप- नखीस हाँ, साहब, लेकिन please। अब आप सुन लीजिएगा। सर, सर। पहली तो बात ये है, मौलाना साहब ने जो कहा है ना जी, जो अंदर बैठे हैं वो रोएंगे, जो बाहर बैठे हैं वो जो भी जम मुझे के। जम के खेलेंगे। मुझे लग रहा है ये उलट भी हो सकता है, और जो फिलहाल तो उलट लग रहा है। और हाय जालिम को किस वक्त खुदा याद है, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आती ये जो कहना है मौलाना साहब का कि लोग घरों में सोए रहे। जब आप फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, फिर पूछना पड़ता है कि जरा कुछ 2-3 नाम बताएं, वो कौन थे जो घरों में सोए रहे और उनके घरों में फार्म 45 आ गए, जैसे अबू बकर साहब ने कहा है, वो कौन थे? तो पता चलता है ये तो मुहावरतन बात की थी ना, 35 पेंचर्स की तरह। अब मौलाना साहब जो कह रहे हैं, आज मौलाना साहब जीते हुए होते, हाँ जी, 8-10 नशिस्तें उनके पास आ गई होती, जी, जी। तो क्या वो यही कह रहे होते? नहीं, ऐसे नहीं उन्होंने कहा। लेकिन जब वो आए हैं, पहले और आए हैं, प्रॉब्लम धमाका ये है, किया उन्होंने, फिर खामोश हो गए थे कुछ दिनों के हाँ, लिए। वो खामोश क्यों इसलिए हो गए थे, वो खामोश इसलिए हो गए थे कि दरमियान में उनको कहा कि अभी चूंकि हुकूमत फॉर्म नहीं हुई, अच्छा, और उनके बेटे का रिजल्ट की भी जरा आपको पता है ना, जो उसकी वो रिकाउंटिंग हो रही थी, ओके, तो शायद कोई अल्लाह ताला कोई खुशी की खबर सुना दे, ठीक है ना, कहीं से कोई खुशी की उनको खबर। उम्मीद की किरण नजर आ रही थी हाँ, कहीं तो से। वो खुशी की खबर नहीं मिली, रिकाउंटिंग में भी नहीं मिली, ठीक है, तो ठीक जाहिर बात है उनका उनकी गुस्सा एक तो बस। सीटें बढ़ी तो हैं वैसे कौमी असेंबली। सुने ना, और वो नहीं, वो दूसरी तरफ से जरा ना। अच्छा, तो उनको अब ये है कि अच्छा, उन्होंने फिर वो गफूर हैदरी साहब को भी भेजा हाँ जी। कि जो उधर बलूचिस्तान में का मसला है, तो उधर इसहाक डार साहब के पास वहां भी दाल निकली। उन्होंने कहा जी आप बहुत लेट हो गए हैं, तो अब वहां भी दाल निकली, इधर भी दाल निकली, पीटीआई के साथ भी उनका मामला नहीं चल सका। हाँ जी। तो अब फिर गुस्सा ही करना है ना। अब वो एक कह रहे हैं हम इंसान- अकेले हैं जी, हमारा किसी के साथ अब कोई। खंबा नोच नहीं बनता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। मैं जाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूं कि मौलाना साहब जो हैं वो ज़ेरे के इंसान हैं, और मुझे हमेशा इस बात पे एतराज़ रहा है कि उनको डीजल या बुरे नामों से नहीं पुकारना ठीक है। चाहिए। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मौलाना साहब जिस जमात के साथ मिलेंगे उनको ये बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आज भी आपने अगर ये कहा। इख्तलाफात बुला के किसी के साथ मिल जाते जाए तो हाँ हैं, जी। तो ये बहुत बेहतर फायदे में रहेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन अब लग यही रहा है, लोग जो हैं वो ज़्यादातर यही बात कह रहे हैं कि अब कोई नया मसाला निकालना चाहिए मौलाना साहब को। बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनका टाइम अब गुजर चुका है। अच्छा, मेरे पास एक और बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन मेरे पास वक्त चूंकि कम है। अबू बकर साहब, आपसे इस पे लेना चाहूँगी पॉइंट ऑफ व्यू। 190 मिलियन पाउंड केस जिसके हम जो है वो कर रहे थे, अभी जिक्र कर रहे थे, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो है वो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। उन्होंने सेते जुर्म से इनकार कर दिया। मुझे आप दोनों का छोटा छोटा जो है वो कमेंट चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, अबू बकर साहब का कमेंट सबसे छोटा होगा। जी जी जी, बताएं जी। प्लीज। इसमें मैं तो यही कहूँगा
कि इस केस पे मेरिट पे बात करने से पहले ये बहुत ज़रूरी था कि ये जेल में ट्रायल ना होता। अच्छा, जब आप जेल में कोई ट्रायल करते हैं, ओपन नहीं होता और उस पर बड़ी लिमिटेड सी और ख़ास मंजूर नज़र लोगों को आप कवर करने देते हैं, तो अगर कोई केस दुरुस्त भी होता है, अच्छी खासी उसमें प्रोसिक्यूशन की मेहनत भी अगर हो, तो उसका सत्यानाश हो जाता है। और इस तरह की पोलराइजेशन के माहौल में जेल ट्रायल, इमरान खान जैसे लीडर्स या हमारी टॉप लीडरशिप जो है, जैसे मियां नवाज शरीफ हूं, जरदारी साहब हूँ, इस तरह की लीडरशिप का आप जेलों में ट्रायल करें, ठीक है। तो अगर केस दुरुस्त भी है तो मेरा ख्याल है ये वो शक व फेयर ट्रायल की तहमत ही होगी में चला इसमें। जाता है जी। तो ऐसे केसेस के नताइज पे क्या बात नोखे करनी? साहब कमेंट अबू कर बकर दीजिए, साहब क्लोजिंग ने है बड़े अच्छे तरीके से केस समझा दिया कि केस है क्या, और मेरा ख्याल है हम सबको समझ आ गया कि केस है क्या। ठीक है, सुमेरा मिर्जा, ये ओपन एंड शट केस है। ठीक है, जुर्माने की रकम आती है और एक शख्स जिसको यानी मनी लॉन्ड्रिंग की रकम आती है जी। और एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तानी अदालतों ने जुर्माना किया हुआ है, जी, उसके अकाउंट में जमा करा दी जाती है। ठीक है। पैसा आपको जुर्माना हुआ है, ठीक है, और आपके जुर्माने की रकम मुझे पाकिस्तान में के लिए आई रकम और मैं आपके जुर्माने में जमा करा दूं। ये केस है। ये ओपन एंड शट केस है। ठीक है, ठीक है। लेकिन खान साहब जो हैं वो डट गए हैं जी। वो कहते हैं कि मुझे तो कोई डट माफी जाए, नहीं यहाँ चाहिए, बड़े लोग डट जाते हैं। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। इतने केसेस जो हैं उनके ये ऊपर पीछे उनको हम सजाएं भी डिस्कस हो कर चुकी चुके हैं हैं। और कुछ जो है वो फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया गुलेन नोखेज़ अख्तर साहब, आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।